नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है गुड मॉर्निंग टीवी में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। और जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की जो गर्मी है वो तेजी से बढ़ रही है। पूरे रीवा से लेकर भोपाल तक नेताओं की भागदौड़ जारी है, जनता से मिलन जारी है, अपने अपने वादे और दावे हैं सबके। इसी बीच हम आपको लगातार जनप्रतिनिधियों की बात आप तक पहुंचाते हैं, क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, कैसी उनकी रणनीति है और वर्तमान राजनीति के परिदृश्य को वो किस तरह से समझते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और देवतालाब से इस समय लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं दिलीप सिंह जी। पिछले 28 वर्षों से किसी ना किसी पद पर वो चुनाव लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पदों में भी रहे हैं। तो उनसे जानने समझने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान की राजनीति को किस तरह समझते हैं और उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं क्या है। चूंकि एक जनप्रतिनिधि हैं तो जाहिर तौर पर वो चुनाव लड़ना चाह रहे होंगे और वर्तमान 2023 में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें उनका क्या रोल रहने वाला है। तो सर, हमारे साथ आपका बहुत स्वागत है। तो सवाल तो यही है कि 2023 के चुनाव जब इतने नज़दीक हैं तो आप वर्तमान के राजनीति को किस तरह से देखते हैं और जिस तरह से दोनों ही पार्टियों की जो प्रमुख पार्टियां हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, उसके अपने अपने दावे हैं, दोनों ही कम से कम बातों में सरकार बनाती हैं, तो आपको क्या लगता है? जी, यह सवाल चूंकि जनता के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि जब 2004-5 पे भाजपा हाशिए पे थी और उस समय कांग्रेस से जिस तरीके से जनता के बीच में कांग्रेस अपनी सरकार चला रही थी, कांग्रेस से लोगों ने ऊबा था और उनको लगा कि कोई विकल्प के तौर पे मिला। नो डाउट जनता बहुत भोली भाली होती है, वो बहुत समय तक ऑब्जर्वेशन में ही लिए रहती है। इस परिस्थिति में भाजपा को लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी निभाई थी और देखा ये गया कि भाजपा अपने उन असल मुद्दों से कहीं ना कहीं भटकती चली गई। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं पार्टी में होने के बावजूद भी इस शब्द को क्यों कह रहा हूँ। आप देखिए, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, आज आप रोज नई नई घोषणाएं हो रही हैं लेकिन युवा आज भी बेरोजगार है। क्या आपके पास ऐसा कोई प्लान नहीं है कि आप युवाओं के हाथ में कुछ रोजगार दे सके? घोषणाएं हो रही हैं, वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, जो कि पहले जनता ने कभी ये सोचा नहीं था कि वोट बैंक के लिए हम एक मोहरा बनेंगे। आज वही भाजपा लागू कर रही है। अब ऊब रहे हैं और जनता में छटपटाहट है, हम किधर किस तरफ मूव करूं, किसको चुनूं। क्योंकि जब एक दो बार छला जाता है आदमी तो बड़ा संभल के, मतलब कहती हैं कि बिलारी भी जब जल जाती है तो अपने दूध को फूंक फूंक करके पीती है। उसी तरीके से इस बार की 2023 का चुनाव जनता बहुत फूंक फूंक करके अपने मतों का प्रयोग करेगी और इसमें नो डाउट कहीं ना कहीं भाजपा हाशियों की ओर जाएगी, चूंकि उन्होंने अपने वादों से मुकर गई है। क्या आपको लगता है जो परिवर्तन की बात की जा रही है तो जनता के मन में भी बदलाव जैसे सवाल आने लगे हैं, उनके एक विचार आने लगा है कि बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल, आप अगर आप चूंकि मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप बहुत अच्छी बाखूबी जनता की नब्ज को टटोल पाते होंगे। आप कहीं भी जाइए, आज आपको आश्चर्य होगा कि मैं भाजपा का व्यक्ति हूँ, भाजपा की बात इस तरीके से कर रहा हूँ जब मन में बहुत पीड़ा होती है। आपने सोचिए कि एक इस तरह के नए नए युवा आ रहे हैं, ना तो उन्हें रोजगार मिल रहा है, वो समाज में कुछ अपने ऊर्जाओं का प्रदर्शित करके समाज में कुछ अपने काम करना चाहते हैं, ना उनको कहीं स्थान मिलता है। आप कहते हैं कि परिवारवाद से दूर हैं, परिवारवाद की वही सीढ़ी आप देख लीजिए, राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर के किसी भी बड़े नेताओं के सबके पुत्र राजनीति में सक्रिय हैं। एक तरफ कांग्रेस को आप परिवारवाद का नारा देते हैं कि वो परिवारवाद में संलिप्त है, लेकिन वही भाजपा कर रही है। तो आप उनकी कथनी करने में कोई अंतर तो दिख नहीं रहा है, दोनों एक स्वरूप दिख रहे हैं। ऐसे में भाजपा ने मन बना लिया, यहाँ तक कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मन बना लिया है कि ये जब तक कोई गड्ढे में गिरता नहीं तो सजग नहीं होता या वो सही रास्ते में चलने के लिए तैयार नहीं होता। जनता चाहे वो नया ही क्यों ना हो या नई ही पार्टी क्यों ना हो, वो हर तरीके से मन अपना ओपन करके रखी हुई है और इस बार जनता हमें लगता है कि सबक सिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत अनुशासित पार्टी मानी जाती है, कैडर बेस्ड पार्टी मानी जाती है। लेकिन आप
चूंकि भाजपा से जुड़े हुए भी हैं और इस तरह के सवाल कर रहे हैं अपनी ही पार्टी से, इसकी क्या वजह है, कितनी पीड़ा है मन में और आप क्यों है? आप ये समझ सकते हैं, मैं एक युवा हूँ, नेता तो नहीं हूँ। मैं जनता के साथ संवाद अगर कायम करता हूँ, अगर मेरा कोई मित्र है, भाई है, बड़े भाई हैं, पिता तुल्य हैं, उन लोगों से मैं संवाद करता हूँ और उनकी समस्याओं की जानने की कोशिश करता हूँ। मैं बहुत बड़े कोई ऐसे पद में नहीं कि उनकी समस्याओं का मैं तुरंत निराकरण कर सकूँ, कोशिश ज़रूर करता हूँ। लेकिन आज देखने को ये लगता है कि आप अगर जिले में आ जाइए, तो जिले में भी राजनीति वही घूमती है जो चाटुकारिता से के पास इर्द-गिर्द घूमते हैं और वही नेता अपने उन्हीं लोगों को सेट करते हैं, चाहे वो समाज से कोसों दूर हों। इस तरीके की राजनीति में अगर आप खुल करके नहीं बोलेंगे, तो ये समाज के साथ भी अन्याय होगा। आप अपने साथ अन्याय तो करेंगे, समाज के साथ भी अन्याय होगा। क्योंकि अगर आपने हम ये सोच करके बैठ गए कि भाजपा है, उसको जगाएँगे नहीं या अच्छे लोगों को सामने नहीं लाएँगे या ऐसी पार्टियाँ जो वास्तव में काम करने के लिए इच्छुक हैं, जो अभी अपने सिद्धांतों में खरा उतरना चाहती है, जिस दिन नहीं उतरेंगे, जनता फिर उसी तरीके से उनको पैदल कर रही है। आपको यकीन होगा, जब मैं कोई आप पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मैं जो अच्छाई है उसको कहना चाहूँगा कि जब केजरीवाल जी ने दिल्ली में चुनाव के लिए आगे आए, तो लोग हँस रहे थे। अरे ये एक संगठन चलाने वाले लोग कुछ क्षणिक लोगों के समूह कह रहे हैं अब केंद्र शासित प्रदेश में हम सरकार की बात कर रहे हैं। लेकिन आज देख लीजिए, 2-2 बार, 3-3 बार की स्थिति बन रही है कि सरकार बनाने की, वहीं केंद्र में सरकार बैठी हुई है। उन्हीं के मतलब मुखौटा सर में ताज वो पहने हुए हैं, लेकिन उनके नीचे उनकी धरातल नहीं है। तो कहीं न कहीं कमी हो रही है। अगर इसको नहीं चेते और इसी तरीके से घोषणाएँ होती रहीं और आप खुद सोचिए कि आज चुनाव आ गया है, आज आपको सब दर्द याद आ रहा है। यही चीज़ जिस दिन आपने सरकार में आए, इसके पहले तो जनता तो सराखों में बैठ। जिस तरह से पीड़ा आपके मन में है भारतीय जनता पार्टी के लिए और जिस तरह से आप खुलकर मुखर होकर विरोध कर रहे हैं, क्या हम इसका मतलब ये लगाएं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में आप पार्टी के विरोध में या अपने लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं? सीधा सवाल है हमारा। देखिए, मैं पार्टी की विरोध की बात नहीं कर रहा हूँ। जो विरोध जनता के दिलों में है, जो उनकी तड़पन है, मैं उसकी बात करूँगा। वो हो सकता है किसी पार्टी के लिए अहितकर हो, मैं नहीं उसका मूल्यांकन भी नहीं करना चाहता। मेरा मतलब है कि जनता जहाँ कराह रही है, अगर उसमें हम कहीं मरहम लगा सकें, तो मैं अपने आप को धन्य समझूँगा। मैं कोई इतना बड़ा नेता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं तो अगर लोगों के बीच में जा रहा हूँ, उनका जो स्नेह भी मिलता है, तो किसी नेता के रूप में नहीं, एज ए अपने बेटे के रूप में, भाई के रूप में, वो बढ़ चढ़ करके महिलाएं हैं अपने भाई के रूप में, हर तरीके से जिस तरीके से स्नेह दे रहे हैं, कि मुझे लगता है कहीं हमारे नेताओं में कमी रह गई। कौन सी पार्टी का चुनाव करेंगे जब इस तरह की बेचैनी है अपनी ही पार्टी में, तो किस पार्टी से आप उतरना चाहते हैं चुनावी मैदान में? ये बिल्कुल बहुत ऐसी परिस्थिति में तो आपको जिस तरीके की आप सामने देख रहे हैं, तो दोनों पार्टियां जो सत्ता में रही हैं, प्रमुख पार्टियां और जो हैं, कहीं से भी अपने सिद्धांतों पे खरी नहीं उतर पा रहे। अब जनता पे मैं अपना वो छोड़ूंगा और कोई ऐसा हमारे सामने विकल्प अगर आया जिसमें ये दिखा कि अपनी वादों पे खरे उतरे हैं ऐसे बहुत से लोग हैं जो सत्ता की राजनीति नहीं करते, वो जनमानस की समस्याओं को लेकर के खड़े हैं, उनमें विचार करूंगा। अगर जनता ने हमें कह लीजिए कि एक तरीके से उन्होंने हमें साथ दिया और कहा, चूंकि मैं कुछ नहीं हूँ, जनता की भावनाओं को देखूंगा। अगर जनता जहाँ पे हमको कहेगी कि आप यहाँ खड़े होकर के या यहाँ रह करके आप समाज में अपनी भूमिका अदा करें, तो मैं नो डाउट इन दो को छोड़ करके कहीं भी जा सकता हूँ। इसका अभी खुला वो है, चूंकि अभी हमने कोई विचार नहीं किया है, तो इस पे जवाब देना थोड़ा जल्दबाजी होगी। तो क्या अगर हम ये समझें कि आप कांग्रेस और बीजेपी में, तो आप बीजेपी में तो हैं और कांग्रेस में आप जाना नहीं चाहते हैं, कोई तीसरी ही पार्टी आप चुनेंगे, लेकिन आपका फिर मुकाबला होगा वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष से, अगर आप देव तालाब से चुनाव लड़ते हैं और अगर उनको टिकट मिलती है, अभी तो सब चीज़ें ऐसे हवा हवाई हैं,
पर अगर मान लेते हैं कि एक बड़े नेता के और कांग्रेस भी एक बड़ा नेता उतारेगी, ऐसे में अपने आप को आप कहाँ पर रखेंगे और कैसे इतनी कम समय में जनता को अपनी ओर अपनी बातों से संतुष्ट कर पाएंगे और उनके वोट अपने पास तक ले आएंगे? बहुत ये बहुत मतलब ये रीवा जिले के लिए बहुत बड़ा सवाल एक है कि आज तक रीवा में बड़े-बड़े हस्तियां राजनीति के शिखर पे पहुंची और उन्होंने कभी रीवा की अवहेलना नहीं की। रीवा जिले की आप मैं श्री कुमार अर्जुन सिंह जी को देख लीजिए। उन्होंने चाहे विश्वविद्यालय में अपनी भूमिका अदा की हो, रेलवे स्टेशन में अपनी भूमिका रीवा के स्थापना में अदा की हो। बढ़ चढ़ करके ऐसे नेताओं ने अपने जनता की भलाई के लिए काम किया। कभी वो राजनीति कह लीजिए सब होती रही क्षेत्र में, लेकिन वो समाज के हित के लिए कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। आज मुझे दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश की जो विधानसभा का अगुवा, जो पूरे विधायक जिसके नेतृत्व में कह लीजिए कि बात रखते हों, आज सौभाग्य है कि रीवा को ऐसा स्थान मिला। उसके बावजूद भी दुर्भाग्य ये है कि मतलब वहाँ एक विधायक के बराबर भी कोई काम और समाज के हित में नहीं हुआ। उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए कि कभी महाकाल की बात हो रही है, कभी अयोध्या की बात हो रही है। होनी चाहिए नो डाउट, कोई हमारे उसमें संस्कार में अच्छे मंदिर मस्जिद की बात या कहीं किसी चीज़ की हो रही है, इसमें कोई बुराई नहीं है और उनका स्वरूप भी बड़ा होना चाहिए। हमारे रीवा जिले में एक सबसे बड़ी अगर धार्मिक उस पे देखा जाए सबसे बड़ा मंदिर देव तालाब का मंदिर है, जिसका इतिहास कहता है कि ऐसा प्राचीन मंदिर जिसको किसी ने बनते हुए नहीं देखा। अचानक जब सो करके लोगों ने उठा तो मंदिर बना हुआ पाया। इस मंदिर की व्यवस्था आपने अगर इस सावन महीने में गए होंगे तो देख करके तरस आता। पूरी अव्यवस्थाओं से वह मंदिर जीर्ण शीर्ण की स्थिति में और बजबजा रहा था। नाली में भी इस तरीके से कचड़े नहीं बजबजाते जब मंदिर परिसर की जहां मूर्तियां थी वहां बजता। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि माननीय अध्यक्ष महोदय जी उसी विधानसभा से विधायक हैं, प्रतिनिधि हैं और वहां रोज उनके काफिले सायरन बजाते हुए पहुंचते थे। कैसी उनकी नजर इस गंदगी पे नहीं पहुंची, मुझे आश्चर्य हो रहा है। किस चीज की वो मतलब वो डंका बजाना चाहते हैं कि जब एक भगवान का जो हम सबके लिए आस्था का केंद्र बिंदु थे, उनकी सफाई नहीं कर पाए, तो जनता के दिलों में या समाज में जो विकृतियां फैली उसकी क्या सफाई करेंगे। मैं आज आपको दिलों में या समाज में जो विकृतियां फैली उसकी क्या सफाई करेंगे। मैं आज आपको कि वहां की दुर्दशा देख करके मैंने ये संकल्प लिया हूं कि आने वाले समय में अगर शासन सत्ता नहीं चेता तो हम सब लोग अपने स्वयं के परिश्रम से मंदिर की देखभाल, मंदिर की साफ सफाई व्यवस्था को करने की चेष्टा रख रहा हूं और आने वाले में समय में आपको देखने को मिल जाएगा कि वही मंदिर जो ऐसे नेताओं ने उपेक्षा का शिकार बनाए थे और एक जब जनमानस उठ खड़ा होता है तो किस तरीके से साफ सफाई देखने को मिलती है, ये आपको मिलेगा। जब आप खुलकर ही विरोध में आ गए हैं विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के खिलाफ, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि वो आप जब भी जहां भी जा रहे हैं, वो लगातार विकास की बात करते हैं और कहते हैं कि विधानसभा देवतालाब को वो जिले का नहीं बल्कि प्रदेश की सबसे विकसित विधानसभा बनाएंगे। कई उपलब्धियां भी अपने नाम जोड़ते हैं, चाहे वो तहसील का हो, उप तहसील का हो। मऊगंज जिले का गठन भी एक प्रकार से उसका भी श्रेय भारतीय जनता पार्टी लेगी और उसमें यह बताया जाएगा कि नई घड़ी का क्षेत्र है, देव तालाब का क्षेत्र है, ये और ज्यादा विकसित होगा। लगातार बैठके भी मंदिर के लिए लेते रहते हैं और कहते हैं कि महाकाल की तर्ज में धीरे धीरे और उसका विस्तार किया जाएगा, वहां की व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। तो इसका फिर आप कैसे जवाब देंगे? अब बड़ा हास्यास्पद होगा कि महाकाल वो उस मंदिर का जो स्वरूप था वही अगर बनाए रखते हो तो जनता के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, मुझे कभी अपने विरोधी तो मैं नहीं मानता, मतलब अपने विपक्षियों में भी कभी हम गलत भाव से नहीं देखता। आपको एक मैं फिर से पीछे ले चलूंगा थोड़ा। राजनीति में अपने जिले से ही माननीय सबके आदरणीय रहे श्री श्रीनिवास तिवारी जी, विधानसभा अध्यक्ष वो भी रहे हैं। उनके ही कार्यकाल में
और उन्हीं के मतलब कह लीजिए उन्हीं की आवाज से इतनी बड़ी 1000 बेड की हॉस्पिटल का संचालन हुआ। अरे आप तो घोषणा क्या कर रहे हो? कह रहे हो कि देवतलाव विधानसभा की हमने कायाकल्प पलट देंगे। जो मैं यही का भगवान से सर्वोपरि आप सबसे पहले भगवान के इष्ट देवता की पूजा करते हैं। जब उस परिसर की आप देखभाल नहीं कर पाए, तो उस देव तालाब की और उस जनता की क्या देखभाल करेंगे? आने वाला समय यह जनता आपको खुद एहसास दिला देगी, इसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नो डाउट आप इसको ये ना ले लीजिए कि मैं किसी पार्टी, किसी नेता की वाहवाही बतला रहा हूँ। जो सच्चाई है, इसमें श्रीनिवास तिवारी जी का आज नाम आएगा। आज उन्होंने अगर रीवा की पहचान मार्केट में भी दी। आज शिल्पी प्लाजा लोगों ने कभी मजाक उड़ाया करते थे कि इसमें घोटाले हुए, लेकिन आज देख लीजिए उसकी पहचान है। कहीं ना कहीं अब उनसे पूछ लीजिए ऐसी कौन सी पहचान। चलिए रीवा छोड़ दीजिए, देवतलाव में ऐसी कौन सी पहचान। जहां रही बात मऊगंज की जिले की, तो मऊगंज की जनता की आवाज थी और उसमें उनका कोई योगदान नहीं। जब जनता मुखर होकर बोलने लगती है ना, तो बड़े बड़े लोगों को झुकना पड़ेगा। उनको तो मजबूरी थी बनाना, चुनाव आ गया था। अगर ना बनाते तो देवतलाव तो जा ही रही है, और भी बहुत सी सीटें आस पड़ोस संभाग की भी जाएंगी। और इस डर से आज घोषणाएं हो रही हैं। इनको करना पड़ेगा, ये जनता की आवाज है। जनता ने इसमें हम सब लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई थी, और कांग्रेसियों ने बढ़ चढ़ करके भागीदारी निभाई है। मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा। आम जनमानस ने, अभी लोगों का सम्मान हो रहा था, और जनता अपने मन से नेताओं का, किसी भी पार्टी से नहीं है, जिन्होंने उसमें सहभागिता निभाई थी, क्या इनका सम्मान नहीं हो गया? किस जो भी सम्मान हो रहा है तो क्रिएट किया जा रहा है कि चलो भैया कुर्सी टेबल लगाना, अब मैं आ रहा हूँ, मेरा सम्मान करना कि मैं जिला बनाया। कहीं एक भी परसेंट जिला बनाने में उनका योगदान नहीं था। और आपको बड़ा हास्यास्पद लग रहा था जिस दिन घोषणा हो रही थी, मुख्यमंत्री जी स्वतः मंच पे हैं, इतने उतावले थे कि अब सबसे पहले वही घोषणा कर रहे थे। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई मुखिया आया है तो उनको घोषणा करने देते, बताते, लेकिन जब कोई आदमी खुद नहीं किया होता तो उसमें उतावलापन ऐसे ही होता है। और ये हमारे, मैं ये भी बतला रहा हूँ, वो हमारे एज ए बड़े भाई के रूप में पिता तुल्य हैं। वो हमारे उसी पंचायत से हैं जहां से मैं हूँ। मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन सम्मान कर रहा हूँ, उनके कार्यों का सम्मान नहीं कर रहा हूँ। उनको जाना चाहिए। दो सवाल छोटे-छोटे। पहला ये कि इस बड़ी पार्टियों के बीच जब आप अभी विचार करेंगे, या मान लीजिए कोई पार्टी आप एक चुनते हैं जो सिद्धांतों पर चले जाके आप बोल रहे हैं, या तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तो इन बड़े नेताओं का सामना कैसा करेंगे? और दूसरा, अगर आप जीत कर आते हैं तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, जहां तक नेताओं का सामना करने का, तो बड़ा जनता बना देती है। हम अभी रोड पे हैं, हम जनता की सेवक हैं। हमें रोड पे जनता बैठाए रख सकती है। जनता के मन में, दिलों में अगर बैठ गए तो सर आंखों पे बिठा लेगी। तो इनसे लड़ने का तो नहीं, वो तो जनता लड़ेगी। हमारा कोई ऐसा अस्तित्व नहीं कि मैं किसी नेताओं से और वो जनता लड़ेगी और जनता ही उसका रिजल्ट देगी। और जहां रही बात कि मेरे प्लानिंग क्या है, बड़ी पीड़ा होती है। मैं भी युवा हूँ, और एक शिक्षक के साथ साथ एक किसान का भी बेटा हूँ। किसानों का दर्द, युवाओं का दर्द, व्यापारियों का दर्द, आज समझिए। कोई भी ऐसी योजना जो सरकार चलाती हो, आप चले जाइए, चलिए शिक्षित बेरोजगार योजनाओं के तहत ही कोई लोन ले लीजिए, आपको भरोसा नहीं होगा कि 6 महीने बाद इस व्यवसाय का क्या होगा। आप कर्जदार भी हो जाएंगे बैंकों से, उसका नहीं है। दूसरी चीज, किसानों के लिए आप तरह तरह की फर्जी घोषणाएं करते हैं। आपको इतने दिनों से किसान आवाज उठा रहा है कि हमारी खेती ऐरा प्रथा से, ऐरा जानवरों से खाई जा रही है, मेरे हाथ में कुछ नहीं आता। आप मूक दर्शक बने हुए हो। आपको युवाओं का आक्रोश इस तरीके से है कि वो पढ़ लिख करके बेरोजगार बैठा है। आप गांवों में चले जाइए, अच्छे से अच्छे स्कॉलर होल्डर बैठे हैं, और संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है, ना आगे कहीं व्यवसाय कर सकते हैं, और ना कहीं नौकरी मिल रही है। मेरी पहली प्राथमिकता उन युवाओं के लिए है। मैं, यकीन मानिए, अगर मैं इस सदन में जनता के आशीर्वाद से पहुंच जाऊं, तो मुझे नहीं लगता कि सदन जनता की आवाज को दबा दे। पता नहीं कैसे नेता, या तो दो परिस्थितियां होनी चाहिए आदमी में।
जनता को भी नेताओं का पिछलग्गू नहीं बनना चाहिए और नेताओं को भी पार्टी का पिछलग्गू नहीं बनना चाहिए। जब तक पार्टी की नीति और रीत समाज के हित में हो तो जुड़े रहना चाहिए। नहीं है समाज के हित में, जनता के हित में नहीं है, तो ऐसी पार्टी को लात भी मार देना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जनता को भी नेताओं का पिछलग्गू नहीं बनना चाहिए और नेताओं को भी पार्टी का पिछलग्गू नहीं बनना चाहिए। जब तक पार्टी की नीति और रीत समाज के हित में हो तो जुड़े रहना चाहिए। नहीं है समाज के हित में, जनता के हित में नहीं है, तो ऐसी पार्टी को लात भी मार देना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जनता की आवाज को उठाने वाले के दिल में और बाजुओं में वो दम होना चाहिए, तो वो आवाज उस सदन में इस तरीके से गूंजेगी ना कि वो इस समूह में जो अपने आप को शंभू समझते हैं, किसी भी कीमत पे दबा नहीं पाएंगे। इनको उन युवाओं का हक देना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा, वो लॉलीपॉप नहीं। अरे आप एक तरफ कहते हैं स्कूटी मैं बच्चियों को दे रहा हूँ, आप क्यों नहीं अच्छी शिक्षा दे रहे हैं कि वो अपने आप स्कूटी खरीदे। आप स्कूलों की दुर्दशा देख लीजिए, शिक्षकों की क्या स्थिति है, वहां पढ़ाई किस रूप में हो रही है। आप मैं फिर एक नाम ले कि दिल्ली आप चले जाइए, दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था किस तरीके से है। वहाँ के स्वास्थ्य का मॉडल देख लीजिए, शिक्षा का मॉडल देखिए, सरकारी स्कूलों का मॉडल के रूप में अब दूसरे प्रदेश उठा रहे हैं। तो मैं किसी की अच्छाई है उसको नेता जो दाबते हैं या जो नजरअंदाज करते हैं कि बात जनता के बीच में न पहुंचे, उसको हम सबको पहुंचना। मैं आपसे, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग इस तरीके से लोगों को आवाज पहुंचाई, चाहे वो जो इस भी पार्टी का अगर व्यक्तित्व है। मैं भाजपा में भी गडकरी जी का बहुत फैन हूँ, उनके कार्यशैली को देख करके नतमस्तक हो जाता हूँ। तो इसको कोई रूप में वो उसका व्यक्तित्व है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ना तो जनता को नेताओं का पिछलग्गू बनना चाहिए, ना तो नेताओं को पार्टी का पिछलग्गू बनाया। अगर उनकी नीतियां और रीतियां ठीक है, नेता का रीत और नीति ठीक है, तो जनता को सपोर्ट करना चाहिए। नहीं है तो बिल्कुल उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। जनता को सोच समझ करके अपनी हित की लड़ाई लड़नी चाहिए। जनता को सोच समझकर अपने हित की लड़ाई लड़नी चाहिए और दूसरी बड़ी बात यह है कि ना तो जनता नेता के पीछे भागे और ना पार्टी पार्टी के पीछे नेता भागे। ये कहना है युवा नेता है दिलीप सिंह जी का। हमारे साथ खुलकर बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका और आपको आपके लिए शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को, कि आपने युवाओं की बात रखने के लिए अपने से संज्ञान में लेकर के यह इंटरव्यू को, मुझे बड़ी खुशी है। मैं आपको ये भी एक मैसेज देना चाहूँगा, मैं भी आपकी बिरादरी से जुड़ा रहा। मैं बड़ी भली भांत जनता की नब्ज को समझता हूँ कि कितना दर्द यूथ में, गाँव में, किसानों में है, वो छले जा रहे हैं। और मैं मीडिया पर्सन होने के नाते मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष रहा और यहाँ मुझे लगता था कि मैं अपनी जिस जगह से लिया वहाँ क्या कर पा रहा हूँ, कुछ उनके लिए भी करूँ, इसलिए समाज से जुड़ा हुआ हूँ। और आप सबका और जनता का सहयोग मिला तो जनता के हित में अपनी आवाज को बुलंद करूँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। तो ये थे हमारे साथ युवा नेता दिलीप सिंह जी, जिनका परिचय शुरू में भाजपा नेता के तौर पर दिया गया, लेकिन अब वो परिस्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं। अब देखना है कि आने वाले दिनों में किस तरह का फैसला लेते हैं और देव तालाब की जनता को एक नया प्रत्याशी भी मिल सकता है, जैसा कि इंटरव्यू में पूरी बातचीत सुनकर आपको भी पता चल गया होगा। इसी तरह की तमाम इंटरव्यूज, राजनीतिक खबरों, सामाजिक सरोकार की खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।